हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आई होप आप लोग एग्जाम के लिए रेडी होंगे। एंड आज की जो ये सीरीज़ है हमारी, इसमें हम करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं एनटीए नेट के एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपकी सीरीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है। हम इसको बोल सकते हैं, इसीलिए इसका नाम जो मैंने इसको रखा है वो है बूस्टर डोज ऑफ करंट अफेयर्स। इसमें मैं वो सारे करंट अफेयर्स कवर करने वाली हूँ जो कि आपके बहुत ज़्यादा श्योर हैं एग्ज़ाम में आने के, जिनकी बहुत ज़्यादा श्योरिटी है। तो ये आपकी मेगा क्लास 1 है। इसी तरीके से हम कुछ क्लासेस होंगी और उन सारी क्लासेस में आपके ये सारे करंट अफेयर्स कवर कर लिए जाएंगे। इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे कि करंट अफेयर्स में क्या पूछा जाएगा, उसके अलावा उस पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। क्या पॉसिबल आंसर होगा उसका, किस तरीके से जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे उसमें क्या क्या आपके ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बिल्कुल भी इस सीरीज़ को आप मिस मत करिएगा, इसको देख लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं आने वाले एग्जाम्स जैसे आ रहे हैं, अभी तक जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं नेट के, जिस तरीके से चेंजेस आए हैं उसको हम ये देख रहे हैं वहाँ पर कि उसमें करंट अफेयर्स का भी अच्छा खासा रोल है। काफ़ी सारे न्यू टॉपिक्स एंड जो न्यू डेवलपमेंट है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और आने वाले समय में भी यही होने वाला है। काफ़ी सारे नए एरियाज़ को एक्सप्लोर किया जाएगा और वो करंट अफेयर्स से आपके होंगे। तो करंट अफेयर्स को हमें बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मैं जो क्लासेस में आपको कवर करने वाली हूँ उसमें मैं मेन टॉपिक्स बताऊँगी आपको, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होगा ये भी मैं आपको बताऊँगी। उसके अलावा ये आपके नोट्स भी अवेलेबल होंगे, इनको आप परचेज करके भी पढ़ सकते हैं पूरे डिटेल में। तो वीडियो में मैं आपको मेन पॉइंट कवर करूँगी, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। जैसे आज मैं आपको क्लास ले रही हूँ, कल मॉर्निंग तक ये आपके जो नोट्स होंगे वो आपके अपलोड हो जाएंगे, वहाँ से आप डिजिटल स्टोर से इसको परचेज कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहली क्लास है हमारी, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो टॉपिक्स की अगर हम बात करें, आज का जो टॉपिक है हमारा, पहला टॉपिक है यूनेस्को रिकॉग्निशन फॉर यूज़ ऑफ आईसीटी इन पीएम ई विद्या। तो आईसीटी, यहाँ पर ये जो टॉपिक है आपका, ये आईसीटी के करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। लास्ट ईयर्स में हमने देखा था कि आईसीटी से करंट अफेयर्स आते हैं, तो ये टॉपिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपका बनता है। यूनेस्को ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया है कि पीएम ई विद्या जो स्कीम है, जिसमें आपके डिफरेंट टाइप के स्कीम आते हैं, जैसे कि आपका हो गया स्वयं प्रभा हो गया, ये सारे जो स्कीम्स है आपके, इसमें जो यूज़ ऑफ आईसीटी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है, उसको यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है। किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया है? तो इसके लिए एक अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड का नाम है किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा प्राइज़। ठीक है, एक प्राइज़ दिया गया है और ये इंडियन गवर्नमेंट को दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको जीता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मैं सारे मेन पॉइंट्स आपको बता दे रही हूँ। ये जो प्राइज़ है ये यूनेस्को ने दिया है, ठीक है। और ये जो आपका पीएम ई विद्या प्रोग्राम है, ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के पार्ट में लॉन्च किया गया था 2020 में। और इसमें जो आईसीटी का रोल है इसको रिकॉग्नाइज किया है यूनेस्को ने। मतलब यूनेस्को ने भी बोला है कि हाँ, आईसीटी ने बहुत अच्छा, आईसीटी के थ्रू पीएम ई विद्या ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है, स्पेशली एजुकेशन फील्ड में। ठीक है, ऐसा यूनेस्को का मानना है। और इसके लिए यूनेस्को ने गवर्नमेंट ऑफ, जो हमारी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसको ये प्राइज़ दिया है। ये जो प्राइज़ है ये बहरीन, किंगडम ऑफ बहरीन के आप कह सकते हैं, किंगडम ऑफ बहरीन जो है वो इसको देता है। उन्होंने ये स्टार्ट किया था, मतलब उनका ये कंट्रीब्यूशन है यूनेस्को में, और ये प्राइज़ उनके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतना आपको पता होना चाहिए, किसने जीता, कब जीता। ठीक है, तो ये आपका जून में है, जून में हुआ था। ठीक है, और ये आपका अवार्ड जो है ये 2005 से दिया जा रहा है। ठीक है, एंड ओके, 2021 का प्राइज़ है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अनमेश। अनमेश आपका एक फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया गया है हिमाचल प्रदेश में। ये इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल है। ठीक है, यहाँ पर शिमला में इसको सेलिब्रेट किया गया। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए थे और ये लिटरेसी और लिटरेरी में जो कंट्रीब्यूशन हुआ है, मतलब डिफरेंट टाइप के ऑथर्स जो हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है,
इसमें हमारे स्टेट मिनिस्टर ऑफ, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं ऑफ कल्चर, ठीक है, अर्जुन राम महजावाल, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट थे। इसके अलावा इसमें आपकी गीतांजलि श्री, जिन्होंने मैन बुकर अवार्ड अभी जीता है, वो भी यहाँ पर थी, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट थी, उन्होंने भी यहाँ पे स्पीच दिया और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर थे। और उसके अलावा ये जो पर्टिकुलर फेस्टिवल है, इसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड साहित्य अकेडमी, ये इसको करती है, ऑर्गेनाइज करती है। डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने भी इसमें कंट्रीब्यूशन दिया था। तो ये जो आपका पर्टिकुलर फेस्टिवल है, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के पार्ट में, मतलब उसी के पार्ट की तरह इसको सेलिब्रेट किया गया है। मतलब ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी का एक पार्ट ये भी है, ठीक है, अन्वेष भी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ठीक है। हर साल ये एक दिन है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इससे पहले मैंने इस पर वीडियो दी थी, आपको करंट अफेयर्स में कवर किया था। तो हर साल जून 17 को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड डे ऑफ टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। जो इंडियन सॉइल या पूरे वर्ल्ड में बेसिकली अगर हम बोलें तो जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, जो सॉइल डे बाई डे ड्रॉट बनती जा रही है और डेजर्टिफिकेशन होता जा रहा है, ठीक है, उसके लिए इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पर इसलिए ये पीपल एंड एनवायरनमेंट यूनिट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इस साल की क्या थीम थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस साल की जो थीम थी हमारी, वो थी आपकी, एक सेकेंड, इस साल का जो थीम है हमारा वो था राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर, ठीक है, राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसको सेलिब्रेट करती है, 1994 से सेलिब्रेट कर रही है। थोड़ा सा अगर हिस्ट्री हम जानने की कोशिश करें तो, एंड इतना बहुत है आपके लिए, इतना आप जान गए कौन सी डेट पे सेलिब्रेट होता है, क्या थीम है, इतना जान लीजिए, बस इतना आपके लिए काफ़ी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, वो है एनम एज़हुथम, ठीक है। ये आपका एक स्कीम है जो कि तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। ये स्कीम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड है। तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस पर्टिकुलर स्कीम को लॉन्च किया है। और जब से ये स्पेशली जब से स्कूल आपके स्टार्ट होंगे, तब से इस स्कीम को स्टार्ट किया जाएगा, मतलब रीओपन होंगे समर वेकेशन के बाद, तब से इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो फोकस होगा वो होगा ये कि 1 to 3 जो क्लासेस के बच्चे हैं उनको वर्कबुक्स वगैरह दी जाएगी, और जो लर्निंग गैप्स बन गए हैं कोविड की वजह से या किसी भी वजह से, उसको फुलफिल करने के लिए, उसको ब्रिज करने के लिए इस पर्टिकुलर स्कीम को स्टार्ट किया गया है, ठीक है। यहाँ पर 19 मंथ तक तमिलनाडु में स्कूल्स बंद थे कोविड-19 की वजह से, और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा लर्निंग गैप्स हुए, और उसको ही फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने इस स्कीम को स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो ये इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट जाता है। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्कीम का नाम दिया होगा और पूछा जाएगा कि कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है। तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में इसको लॉन्च किया गया है, एनम एज़हुथम, ठीक है, ये स्कीम का नाम है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं स्टारक्वेक्स के बारे में। ये भी आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। स्टारक्वेक्स क्या होते हैं? तो स्टारक्वेक्स बेसिकली एक तरीके का, आप ये समझिए कि ये एक टाइनी मोशंस होते हैं जो कि स्टार्स के अंदर होते हैं, ठीक है। जैसे अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक क्या होता है, एक तरीके का मोशन होता है जिसमें प्लेट्स ऊपर नीचे होती हैं अर्थ की, और उसके वजह से एक तरीके का आप कह सकते हैं कि मोशन क्रिएट होता है, ठीक है। उसको हम क्वैक्स क्रिएट होते हैं, इसलिए उसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं। ये स्टार क्वैक्स है, ये स्टार्स पे क्रिएट होते हैं। स्टार्स में जब मोशन होता है किसी भी तरीके का स्टार की सरफेस से, उसकी वजह से स्टार का शेप चेंज होता रहता है, इसी को स्टार क्वैक्स कहते हैं। तो यहाँ पर एक नया टर्म है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। हो सकता है ना भी पूछा जाए, जरूरी नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए, हो सकता है ये पूछ लिया जाए, ठीक है। GAIA स्पेस मिशन था, उन्होंने ये चीज़ देखा और इसको रिवील किया कि जो हमारा मिल्की वे है वहाँ पर काफ़ी सारे स्टार क्वैक्स हो रहे हैं, वो इन्होंने बताया है। तो स्टार क्वैक्स, इन्होंने ये एक नया टर्म जो है ये इंट्रोड्यूस किया है, और इसके बारे में यहाँ पे काफ़ी इस वक्त बात हो रही है, इसलिए ये आपके मतलब काफ़ी सारी बात हो रही है, इसलिए ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे सुनामी आती है अर्थक्वेक की वजह से, उसी तरीके से स्टारक्वेक्स की वजह से कुछ ऐसे मोशन क्रिएट हो जा रहे हैं कि जो स्टार्स हैं उनके शेप्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसी को स्टारक्वेक्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बालिका पंचायत इनिशिएटिव के बारे में। बालिका पंचायत इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है गुजरात में, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में इसको स्टार्ट किया गया है, जो कि ये जो आपका इनिशिएटिव है इसमें ये बोला गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे बेस्ड है ये इनिशिएटिव। और इसमें इन्होंने ये बोला है कि जो पंचायत होगी वहाँ पर एक बालिका पंचायत भी बनाएंगे, ठीक है, जिसमें 11 से 21 साल की लड़कियां जो होंगी वो उसको मैनेज करेंगी और वो औरतों के अपलिफ्टमेंट के लिए, लड़कियों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेंगी। मतलब डिफरेंट टाइप की प्लानिंग करेंगी कि किस तरीके से लड़कियों को बढ़ावा दिया जाएगा, किस तरीके से उनके एजुकेशन, उनके एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की जाएगी। ये सारी चीज़ें बालिका पंचायत का ये काम होगा। गुजरात में ये प्लान किया गया है, याद रखिएगा बालिका पंचायत गुजरात में स्टार्ट किया गया है, ठीक है। और बालिका वधू जो एक सीरियल था बहुत फेमस, उसको ध्यान में रखते हुए, मतलब उससे इंस्पायर्ड होकर इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो कौन से स्टेट में हुआ है ये आपको ध्यान रखना है। बालिका पंचायत याद रखिएगा गुजरात। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका बालिका पंचायत राजस्थान में, मत कंफ्यूज हो जाएगा, गुजरात में ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट 2022 के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो न्यू दिल्ली में ये एक समिट हुआ है अभी, इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट। इसका जो है, इसके जो हेड हैं वो थे नितिन गडकरी। इन्होंने, यूनियन मिनिस्टर जो हैं हमारे, उन्होंने इस समिट को हेड किया, ठीक है। और इन्होंने बेसिकली इस समिट में इस चीज़ की बात की गई है कि हमें कितना ज़्यादा मेथनॉल एंड एथनॉल को यूज़ करना है और कितना ज़्यादा हमें पोल्यूशन को रिड्यूस करना है। अगर आप न्यूज़ चैनल्स देखते हैं फ्रिक्वेंटली या फिर नहीं भी फ्रिक्वेंटली देखते हैं तो भी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि अभी इंडिया ने, जब ये आपका इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन समिट हुआ था तो तभी इंडिया ने अनाउंस किया कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से एथनॉल का ब्लेंड स्टार्ट कर दिया है। और काफ़ी ज़्यादा जो हमारे मिशंस हैं, जो हमारे डिफरेंट टाइप के गोल्स थे, उनको हमने SDGs जो गोल है हमारे, उसको हमने बहुत सारा अचीव करने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो अगर आपने न्यूज़ देखा है तो आपको ये पता होगा कि इंडस्ट्रियल डिकार्बनाइजेशन समिट चल रही है, न्यू दिल्ली में चल रही थी ये, ठीक है। और हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल है डिकार्बनाइजेशन का, डिकार्बनाइजेशन बेसिकली होता क्या है? डिकार्बनाइजेशन का मतलब होता है कि कार्बन को रिड्यूस करना। कार्बन जो इतना ज़्यादा हम कार्बन यूज़ करते हैं, ठीक है, जो हर चीज़ में हम कार्बन रिलीज़ कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, इसको रिड्यूस करना। जैसे कि गाड़ियों से कार्बन निकलता है, तो हम क्या ऐसा करें कि कार्बन का जो एमिशन है वो रिड्यूस हो। तो इसी के लिए डिफरेंट टाइप के प्लान्स बनाए जाते हैं, जिसमें कि आपका एथनॉल ब्लेंडिंग, मेथनॉल ब्लेंडिंग है पेट्रोल के साथ। आप, अगर आपको थोड़ा आइडिया होगा तो आपको पता होगा मैं क्या बात कर रही हूँ। तो उसमें ये सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस किया गया। इस समिट में डिस्कशन हुआ कि हम किस तरीके से अपने गोल्स को अचीव करेंगे। न्यू दिल्ली में समिट हुई है, किसने हेड किया है ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और उसके अलावा डिकार्बनाइजेशन क्या होता है ये ध्यान रखिएगा। टर्म्स पूछे जाते हैं और नए टर्म्स या फिर कुछ अलग से टर्म्स हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला के बारे में। ये अभी एक मेला, इसको हर साल ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइज किया गया है इस बार 2022 जून 13 को ये ऑर्गेनाइज किया गया। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो अप्रेंटिस होते हैं उनको वो रहते हैं, ठीक है। और बहुत सारी जो उनकी, मतलब कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ होती हैं काफ़ी सारी, और वो उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं वहाँ पे, ठीक है। अब ये अप्रेंटिस कौन है? इसमें आपके अप्रेंटिस होते हैं जो कि 5th से 12th ग्रेड पास आउट होते हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट होता है, ITI डिप्लोमा होता है, स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है, या फिर ग्रेजुएट डिग्री होती है, डिप्लोमा होता है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके जैसे कि आपके किस तरीके की जॉब हुई यहाँ पर, जैसे कि आपके वेल्डर्स हो गया, हाउसकीपर्स हो गया, इलेक्ट्रीशियंस हो गया, मैकेनिक्स हो गया, ब्यूटिशियंस हो गए, ये इस तरीके की यहाँ पे जॉब्स होती हैं। इसमें आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ आपको हायर भी किया जा सकता है। और यहाँ पर जो अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपको मिलता है, NCVET जो है वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, मतलब कि नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। वो यहाँ पर इंडस्ट्री रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वो यहाँ पर आकर हायरिंग करती है और यहाँ पर अपने सूटेबल लोगों को यहाँ पे हायर करती हैं, ठीक है। तो ये है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पीलीभीत टाइगर प्रोटेक्शन फाउंडेशन के बारे में। पीलीभीत
यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर टाइगर्स की काफ़ी सारी मतलब टाइगर रिजर्व है यहाँ पर, और यहाँ पे टाइगर की काफ़ी सारी संख्या है, और इसीलिए यहाँ पे टाइगर प्रोटेक्शन फाउंडेशन बनाया गया है। यूपी सरकार ने इसको बनाया है। इसके द्वारा टाइगर का जो टाइगर है हमारे, उनका कंजर्वेशन होगा, उनके प्रोटेक्शन के लिए काम होगा। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि टाइगर प्रोटेक्शन फाउंडेशन पीलीभीत में बना है। पीलीभीत ऑलरेडी एक टाइगर रिजर्व एरिया है, और वहाँ पर क्या कहते हैं, ये यूपी में है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। एंड ओके, इसके अलावा इसमें इतना बस आपका इम्पोर्टेंट है, इसमें इतने में से कुछ भी आपका पूछा जा सकता है। पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें 23% एरिया जो है वो ऑलरेडी फॉरेस्ट का है। तो इसके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है उनके कंजर्वेशन की बात की जाए। तो सिर्फ टाइगर ही नहीं, उसके अलावा जो अदर वाइल्ड लाइफ है उनके भी कंजर्वेशन की बात की जाएगी, उनके कंजर्वेशन के लिए भी काम किया जाएगा, उनके कंजर्वेशन के लिए भी बात किया जाएगा इस पर्टिकुलर फाउंडेशन में। ठीक है, इसको चेयर कर रहे हैं यूपी के चीफ मिनिस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियाज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इंक्रीज हुई है। ये एक अच्छी न्यूज़ है, और ये आपका SRS सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ने ये बताया है, ये डेटा आया है उनका, और इन्होंने बताया है कि अब जो है इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो इंक्रीज हो गई है और 69.7% हो गई है। याद रखिएगा 69.7%। ये 2015 से 2019 का डेटा है। और अब ये भी ध्यान रखना है आपको कि ग्लोबल जो है एवरेज वो क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ग्लोबल जो है वो 72.6 है, तो स्टिल हमारा काफ़ी कम है, बट अभी हमने काफ़ी इसमें इम्प्रूव किया है। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि एक इंसान एवरेज कितनी लाइफ जीता है, एवरेज की यहाँ पे बात की जाती है। इंडिया का एवरेज जो है वो है आपका 69.7, और ग्लोबल एवरेज जो है वो है 72.6। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट के बारे में, जो कि है आपका नेस्डा रिपोर्ट। नेस्डा रिपोर्ट जो है ये नेशनल रिपोर्ट है एक। इसमें बेसिकली ई गवर्नमेंट की बात की जाती है, ई गवर्नेंस की बात की जाती है। ये जो टॉपिक है हमारा ये ई गवर्नेंस से रिलेटेड है। ई गवर्नेंस भी टॉपिक से आपके करंट अफेयर्स पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है इसको अभी पब्लिश हुई है, 2021 की ये रिपोर्ट है, और इसमें जम्मू एंड कश्मीर को पहला रैंक दिया गया है यूनियन टेरिटरीज में। क्योंकि इन्होंने, अब क्यों दिया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। नेस्डा रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि कहाँ पे कितना अच्छा ई गवर्नेंस चल रहा है, कौन से स्टेट में, कौन से यूटी में बहुत अच्छा ई गवर्नेंस चल रहा है। तो इसमें जम्मू कश्मीर को फर्स्ट रैंक दी गई है यूनियन टेरिटरी में। मतलब जम्मू कश्मीर में जो ई गवर्नेंस है, जो डिजिटल गवर्नेंस है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। ठीक है, अब इसके अलावा स्टेट पोर्टल में मेघालय, नागालैंड ने टॉप रैंक ली है। और वेट अ मिनट, ओके, स्टेट में, ठीक है, रिमेनिंग स्टेट कैटेगरी में केरला टॉप पे है। केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये आपके 3 स्टेट्स हैं जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। ओके, सबसे बैड तो इन्होंने बताया नहीं है, सबसे लास्ट किसका है ये इन्होंने नहीं बताया है। ओके, तो अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिस पे रिपोर्ट दी गई है। अब आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कौन देता है ये, और किसने यूटी में कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का नाम था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गई, मतलब यहाँ पे बताया गया। और दूसरा चीज़ ये है कि ये जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस वो इसको देता है। ठीक है, वो इसको बनाता है नेस्डा को, उस रिपोर्ट को। ओके, तो ये आज के टॉपिक थे हमारे। आई होप इतना अगर आप देख लेते हैं तो काफ़ी ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि आपका क्वेश्चन यहाँ पे फंस जाएगा, ये अगर इतनी सीरीज देख लेते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है, आप टाइम निकाल सकते हैं, तो मैं इसकी नोट्स पे अपलोड कर दूंगी। बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आप इसको परचेज कर सकते हैं और वहाँ से इसको आप रीड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि कल मैं इसको अपलोड कर दूँ डिटेल में, और आप वहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। क्लास बाय क्लास मैं इसको अपलोड करते जाऊँगी और आप उसको परचेज करके पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।